सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है रास्ता मुझे खुद बनाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आज एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, एक नई ताकत के साथ आपके सामने आया हूँ। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हमारा टॉपिक था तारों के बारे में पढ़ना था। हमने इससे पहले 3 लेक्चर देख लिए थे, आज हमारा चौथा लेक्चर है। आइए देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। आज हम पढ़ेंगे तारों के बारे में। स्टार्स क्या होते हैं, स्टार कैसे बनते हैं, उनका कैसे जन्म होता है, कैसे वो बड़े होते हैं, फिर कैसे वो समाप्त हो जाते हैं, तारों की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तारों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आज हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में तारे होते क्या हैं? देखिए, तारे वो आकाशीय पिंड है जो खुद से ही प्रकाशित होते हैं और उन्हें खुद की ऊष्मा होती है। वो आकाशीय पिंड जिनमें खुद की ऊष्मा हो, खुद की ही प्रकाश हो, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो, उन्हें कहते हैं तारे, है ना। तो क्या होता है, जिसमें खुद की गर्म गैसों और धूल कणों से बने बड़े पिंड, गर्म गैसों और धूल पिंड से बने बड़े पिंड, जो कि क्या तारे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। जो मैंने बताया वो प्रॉपर्टी थी उसकी कि तारे बनने कैसे होते हैं। गैस और धूल कणों से बने बड़े पिंड क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं, ठीक है। और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मैंने जैसे बताया अभी, जो खुद के ऊष्मा से प्रकाशित हो, जिनमें खुद की गर्मी हो और खुद का प्रकाश हो, वो क्या कहते हैं? तारे कहलाते हैं। जिनमें अपनी खुद की क्या हो, ऊष्मा हो और खुद का प्रकाश हो, खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश होगा, वही क्या कहलाएंगे? तारे कहलाएंगे, ठीक है ना। खुद का प्रकाश, खुद की ऊष्मा, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो और दूसरों को भी प्रकाशित करें, वो तारे कहलाते हैं, ठीक है। तारों में होता क्या है, जो तारे होते हैं, तारों के जो केंद्र में क्या चलता है? नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है तारों में? नाभिकीय संलयन होता है। जो हाइड्रोजन होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? हीलियम में कन्वर्ट होती है। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हीलियम में कन्वर्ट होती है और बहुत एनर्जी देती है, वहीं से प्रकाश निकलता है ना। तो हम क्या समझें कि गैस और धूल कणों से मिलकर बड़े पिंड जो होते हैं वही तारे कहलाते हैं। तारों में खुद की ऊष्मा होती है, खुद का प्रकाश होता है, और उनके केंद्र में क्या चल रहा होता है? नाभिकीय संलयन चल रहा होता है। जो हाइड्रोजन होती है वो किस में कन्वर्ट हो रही होती है? हीलियम में कन्वर्ट हो रही होती है। देखते हैं, कुछ तारों का कलर होता है, जो तारों के रंग होते हैं, उसके हिसाब से हम क्या डिसाइड करते हैं कि तारों की उम्र क्या होगी और उनमें तापमान कितना होगा। उसका कलर ही बता देगा तारों का कि उसकी किस अवस्था में तारा चल रहा है और उसमें कितनी ऊर्जा बची हुई है। अगर किसी तारे का जो कलर है, अगर वो नीला और सफ़ेद होता है, नीला हो या सफ़ेद हो, इस टाइप का हो, तो जो उस तारे में जो ऊर्जा होगी वो अपार ऊर्जा होगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होगी, मतलब प्रचुर मात्रा में उसमें ऊर्जा होगी। तापमान बहुत ज़्यादा होगा, उसका तापमान बहुत ज़्यादा होगा। और जो वो तारा होगा वो कैसा होगा? युवा अवस्था में होगा, जवान होगा। कैसा होगा? युवा अवस्था में होगा, मतलब अभी वो नया तारा बना है और एकदम पूरी एनर्जी के साथ अपना काम कर रहा है। तो अगर किसी तारे का जो कलर है, अगर वो सफ़ेद और नीला होता है तो तापमान बहुत ज़्यादा होगा और जो उसकी अवस्था होगी वो युवा अवस्था होगी, ठीक है। अगर किसी तारे का कलर पीला होता है, अगर कोई तारा पीला कलर का होता है, तो जो उसका तापमान होगा वो थोड़ा कम होगा, मतलब ज़्यादा वाले थोड़ा कम, मीडियम में होगा, ना बहुत ठंडा होगा ना बहुत ज़्यादा होगा। और जो उसकी अवस्था वो प्रौढ़ा अवस्था होगी, मतलब कि जो जवानी के बाद आती है, जो युवा अवस्था के बाद आती है, प्रौढ़ा अवस्था। ना ही बुढ़ा हुआ है ना ही बहुत जवान है, बीच की अवस्था चल रही है उसकी, ठीक है ना। अगर किसी तारे का कलर लाल हो जाता है, अगर कोई तारा है अगर उसका कलर लाल हो जाता है, तो जो उसका तापमान वो कम हो जाएगा, बहुत तो नहीं रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब कि अब वो कुछ दिन बाद क्या होगा? बूढ़ा होकर मर जाएगा। तो उसका जो तापमान होता है वो कम हो जाता है और जो उसकी अवस्था हो जाएगी वो कैसी अवस्था हो जाएगी? वृद्धावस्था। कैसी अवस्था? वृद्धावस्था हो जाएगी, ठीक। तो अगर हमने क्या जाना, सफ़ेद होगा तो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा युवा रहेगा, पीला होगा तो तापमान नॉर्मल होगा और प्रौढ़ावस्था में होगा। अगर लाल होता है उसका कलर तो कैसा हो जाएगा? वो कम तापमान वाला और वृद्धावस्था में आ जाएगा, ठीक है। ये होगी तारे के बारे में मोटी मोटी बात। अब देखते हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है पेपर में कि सौर मंडल के बाहर सबसे बड़ा तारा, जो हमारा सौर मंडल है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, अगर इसके बाहर कोई सबसे बड़े तारे की बात करें, सूर्य के बाहर है ना, सोलर सिस्टम के बाहर अगर कोई सबसे बड़ा तारा है, वो क्या है? वो सीरीज़ है, सीरीज स्टार। उसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। सीरियस स्टार क्या बोलते हैं? उसको डॉग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर पृथ्वी से देखने पर सबसे चमकीला पिंड, जब हम पृथ्वी में खड़े हैं जहाँ पे हमारी आज स्थिति है, अगर यहाँ से हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें सबसे चमकीली चीज़ क्या क्या दिखती है? तो ऑब्वियस मतलब
स्वाभाविक सी बात है कि जो सबसे चमकीला हो तो सूर्य ही दिखता है, उसके बाद कौन दिखता है? तो जो सबसे चमकीली चीज़ दिखती है पृथ्वी से देखने पर वो है सूरज। वो क्या है? सूरज। सूरज भी क्या है? एक तारा है। समझिएगा, सूरज भी क्या है? एक तारा है, क्योंकि उसका खुद का प्रकाश है, वो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है। तो जैसे कभी कभी क्या होता है, चंद्रमा से प्रकाश आता है जब पूर्णमासी का दिन होता है, या फिर जब चंद्रमा से प्रकाश आता है। पर ध्यान रखेंगे, चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा कोई तारा नहीं है, चंद्रमा एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है, ठीक है ना। तो जो चंद्रमा में प्रकाश आता है वो सूरज का प्रकाश, पहले सूरज का प्रकाश चंद्रमा में पड़ता है, फिर चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर धरती पर आता है ना। तो चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता है, जो चंद्रमा प्रकाशित होती है वो सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होती है। सूरज क्या है? एक तारा है, उसमें खुद की ऊष्मा है, खुद का उसमें एनर्जी है, खुद की उसमें प्रकाश है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे कि पृथ्वी से देखने पर सबसे चमकीला पिंड क्या दिखेगा? जब हम पृथ्वी से कोई चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले हमको जो चमकीली चीज़ दिखती है वो है एक सूरज, दूसरा क्या होता है? चंद्रमा। पर चंद्रमा, ध्यान रखें, चंद्रमा कोई तारा नहीं है, ध्यान रखेंगे। फिर क्या होता है? शुक्र। शुक्र भी एक ग्रह है और बृहस्पति भी एक ग्रह है। तो अगर हम पृथ्वी से कोई चीज़ देखते हैं सबसे चमकीली चीज़ हमको सूरज दिखती है, फिर चंद्रमा दिखती है, फिर उसके बाद शुक्र दिखती है। हालांकि चीज़ हमको नंगी आंखों से नहीं दिखेंगी, इसके लिए हमको दूरबीन लेना पड़ेगा, है ना, टेलीस्कोप से देखना पड़ेगा। तो शुक्र, फिर उसके बाद बृहस्पति, ये 4 ऐसी पिंड हैं जो हमको सबसे ज़्यादा चमकीले दिखाई देते हैं ब्रह्मांड में, ठीक है। आइए देख लेते हैं कि तारे बनते कैसे हैं। हमने जो पढ़ा कि तारे बनते कैसे हैं, उनका कैसे जीवन चक्र चलता है। देखिए, सबसे पहला जो है कि ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी गैस और धूल के कण इकट्ठा होंगे, गैस और धूल के कण इकट्ठा होंगे, वहाँ पे उस जगह को क्या बोला जाएगा? उस जगह को बोला जाएगा स्टेलर नेबुला, निहारिका। अगर आपने पढ़ा होगा पहले तो निहारिका कई बार जिक्र आता भी है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? निहारिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेलर नेबुला। तो नेबुला क्या चीज़ होती है? निहारिका क्या होती है? जहाँ पे गैस और धूल कण एक साथ होते हैं, जहाँ पे धूलों का बवंडर हो, धूलों का बादल हो, गैसों का बादल हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे निहारिका, नेबुला। फिर क्या होता है? जब नेबुला में, निहारिका में ग्रेविटी लगती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो वो क्या होते हैं? एकदम कंजेस्टेड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, सिकुड़ते हैं। जब ये बादल क्या हुए, धूल और कण के बादल क्या हुए, जब कॉन्ट्रैक्ट हुए, जब एक समय सघन मात्रा में पास आए, तो क्या होता है? इस अवस्था को क्या बोलते हैं? इस अवस्था को तारे क्या बोलते हैं? आदि तारा। क्या बोलते हैं? आदि तारा, प्रोटोस्टार। क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टार। और इसमें कौन सी गैस होती है? मैक्सिमम हाइड्रोजन होती है। आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमारे ब्रह्मांड में मैक्सिमम पाई जाती है वो हाइड्रोजन गैस ही पाई जाती है ना। तो इसमें कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। और क्या बोलेंगे इसको? आदि तारा बोलेंगे, प्रोटोस्टार बोलेंगे। फिर वही आगे आते हैं। इसके बाद क्या होता है? प्रोटोस्टार जब इसमें और ज़्यादा कंजेस्टेड होता है, जब इसमें और बल लगता है गुरुत्वाकर्षण का, ये और ज़्यादा संघन होता है, तो क्या होता है? इसके केंद्र में क्या चालू हो जाता है? नाभिकीय संलयन चालू हो जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन चालू हो जाता है। क्या? नाभिकीय संलयन चालू हो जाता है। इसमें क्या होता है? जो हाइड्रोजन होती है वो कन्वर्ट किस में होने लगती है? हीलियम में कन्वर्ट होती है। हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं वो टूटने लगते हैं और क्या बनाने लगते हैं? हाइड्रोजन से किस में कन्वर्ट होगी? हीलियम में कन्वर्ट होगी। और अंदर क्या? बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। क्या होता है? जब कोई अणु टूटता है उसका तो क्या होता है? एनर्जी बहुत सारी रिलीज़ होती है। तो क्या होगा? इस जो ये क्या होगा? पूर्ण तारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्ण तारा कहलाएगा। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगी, नाभिकीय संलयन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है? जब ये बहुत ज़्यादा जल जाता है, जब इसकी एनर्जी, जो इसका ईंधन है हाइड्रोजन, जब वो ख़त्म होने लगता है, जब वो समाप्त होने लगता है, तो फिर क्या होता है? जो हाइड्रोजन होती है वो हीलियम में कन्वर्ट होती है और हीलियम आगे जाकर कन्वर्ट होता है किस में? कार्बन में। और कार्बन कन्वर्ट हो जाता है किस में? लोहे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है फिर? जब इसके बाद की अगली स्टेज बनती है उसे क्या कहते हैं? लाल दानव। क्या बोलते हैं? लाल दानव। लाल दानव क्या होता है? इसमें जो संलयन होता है वो रुक जाता है। जो इसमें नाभिकीय संलयन हो रहा होता है वो क्या होता है? रुक जाता है, क्योंकि जो इसकी एनर्जी होती है वो समाप्त हो चुकी होती है ना। तो क्या होता है? इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? लाल दानव कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इस पे जो बाहरी जो इसमें एनर्जी बची हुई थी हाइड्रोजन की वो समाप्त हो जाती है और इसके बीच में क्या जम जाता है? लोहा जम जाता है। मैंने क्या बताया? हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में, हीलियम कन्वर्ट होती है कार्बन में और कार्बन कन्वर्ट होता है लोहे में कन्वर्ट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? एनर्जी ख़त्म हो चुकी होती है और इसके अंदर लोहा जम चुका होता है। और जो इसके बाहर की परतों में क्या होता है कि ब्लास्ट चालू हो जाते हैं, है ना। यहाँ की जो बाहर की परत है वहाँ क्या होते हैं? बवंडर आने लगते हैं, ब्लास्ट चालू हो जाते हैं, विस्फोट होने लगते हैं। पर इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। अगर लाल दानव का जो मास है, जो लाल दानव का द्रव्यमान है, अगर वो सूरज के द्रव्यमान से कम है तो अलग कंडीशन बनेगी। अगर उससे ज़्यादा है
उसका द्रव्यमान, तो अलग कंडीशन बनेगी। ये बात किसने बताई थी? एक हमारे भारत के ही वैज्ञानिक थे, चंद्रशेखर जी नाम था उनका, वैज्ञानिक थे, उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो उन्होंने बताई थी अगर किसी ये वैल्यू उन्होंने बताई थी कि अगर 1.44 से ms से, अगर 1.44 ms मास ऑफ सन अगर इससे किसी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो क्या कंडीशन बनेगी? अगर इससे किसी की कम कंडीशन होती है, कम टेम्परेचर होता है, कम उसकी ऊर्जा होती है, तो क्या कंडीशन बनेगी? देखते हैं पहले कम वाला। अगर किसी भी तारे का, किसी भी लाल दानों का जो उसका द्रव्यमान है अगर वो 1.44 से कम होता है तो लाल दानों के बाद वो क्या बनता है? वो बनता है श्वेत वामन। क्या बनता है? श्वेत वामन, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी होती नहीं है कि वो ब्लास्ट कर सके, वो फूट सके, अपने आप को वो कर सके। तो क्या होता है? वो थोड़ा सा धीरे जलेगा, बहुत तेज़ नहीं होगा, एनर्जी कम होती है उसमें, तो धीरे जलेगा। और एक टाइम के बाद क्या होगा? उसकी जब सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से एनर्जी खत्म, पूरा ईंधन खत्म उसका, तो क्या बन जाएगा? श्वेत वामन जाके आगे क्या बन जाता है? वो बन जाता है काला वामन। क्या बनता है? काला वामन बनता है। और इसके बाद क्या होता है? तारा समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे उसका जीवन चक्र खत्म हो जाता है। पर अगर लाल दानव जो होता है, अगर उसका द्रव्यमान 1.44 ms से ज़्यादा है, अगर उसका द्रव्यमान 1.44 द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान से ज़्यादा है, तो क्या होता है? ये लाल दानव आगे जा क्या बनता है? सुपरनोवा बनता है। मैंने क्या बताया था? इसके बीच में क्या जम गया था? लोहा जम गया। पर जो उसकी बाहरी परत है उसमें क्या होता है? ब्लास्ट होना चालू होता है, विस्फोट होता है, उसे ही क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। तो लाल दानव क्या बनता है आगे जाके? क्या बनता है? सुपरनोवा। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर जो जिनका तापमान बहुत ज़्यादा है तो वो सुपरनोवा बनते हैं, जिनका तापमान कम है, जिनमें एनर्जी कम है, तो वो क्या बनते हैं? श्वेत वामन बनते हैं। तो जिसका ज़्यादा तापमान है, ज़्यादा एनर्जी है, वो क्या बनेंगे? सुपरनोवा। और सुपरनोवा में क्या होता है? ब्लास्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है तो ये ब्लास्ट होते रहते हैं। ठीक है, फिर आगे जाके जब ये इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो फिर क्या होता है? ये क्या बनता है? न्यूट्रॉन तारा बनता है। क्या बनता है? न्यूट्रॉन तारा। और न्यूट्रॉन तारा फिर आगे जाके या फिर वो क्वेसर बनेगा या फिर पल्सर बनेगा। पल्सर बाइक की बात नहीं कर रहे हैं, बाइक भी आती है ना। या फिर वो क्वेसर बनेगा या फिर वो पल्सर बनेगा या फिर वो ब्लैक होल बनेगा। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा तारा ब्लैक होल बनेगा, कौन सा तारा समाप्त हो जाएगा? वो उसके तापमान से, वो उसके एनर्जी से, उसमें कितना उसका मास है, द्रव्यमान कितना ज़्यादा है। अगर द्रव्यमान उसका बहुत ज़्यादा है तो आगे जाके सुपरनोवा बनेगा, फिर न्यूट्रॉन तारा बनेगा, फिर जाके चाहे वो ब्लैक होल बने, चाहे पल्सर बने और चाहे क्वेसर बने। पर अगर उसका तापमान सूरज के द्रव्यमान से कम है तो क्या बनेगा? वो श्वेत वामन बनेगा, फिर आगे जाके काला वामन, और आगे जाके ये समाप्त हो जाएगा। तो ये छोटी जर्नी थी तारों की कि तारा कैसे बनता है, कैसे ख़त्म हो जाता है, कैसे उसका पूरा जीवन चक्र चलता है, कैसे पूरा काम होता है। तारा हमने कई बार देखा होगा, अगर ब्रह्मांड में आप नज़रें फैला के देखोगे तो जो रात में दिखते हैं सब तारे ही तारे हैं। पर ध्यान रखेंगे हर तारा, हर चमकती हुई चीज़ तारा नहीं होती है ना, क्योंकि कई ग्रह ऐसे भी हैं जिनमें सूरज की रोशनी पड़ती है और फिर वो वहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर हमारे तक आती है, तो हमें क्या लगता है वो भी तारा है, पर वो क्या ग्रह होते हैं ना। तो तारे की मेन डेफिनेशन हमने क्या बताई? जिसमें खुद का प्रकाश हो, खुद की ऊष्मा हो, तारे सिर्फ वही कहलाते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। छोटा सा वीडियो है, आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को शेयर भी किया करें, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।